नमस्ते सर। कैसी रही नमस्ते। आपकी गणगौर? बढ़िया रही। ये तो बड़ी बड़ा पर्व है निमाड़ का। हम्म। बिल्कुल। सर, आप मुझे ये बताइए कि गणगौर जो है वो सिर्फ निमाड़ में ही क्यों प्रख्यात है, बाकी कहीं और क्यों नहीं? जैसे सिटीज में लोग नहीं मनाते, स्पेशली निमाड़ में बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, मूलतः क्या है कि गणगौर वैसे तो राजस्थान की देन है। हम्म। इनका इतिहास राजस्थान से संबद्ध बताया जाता है। और ऐसी बात नहीं है, संपूर्ण निमाड़ में तो मनाया जाता है। हम्म। परंतु जो निमाड़ी अब इंदौर में मालवा में बस गए हैं, वो लोग भी इसी भव्य पैमाने पर अपने अपने समुदाय के साथ में गणगौर मनाते हैं। लेकिन निमाड़ का ये सबसे आस्थावान और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो आध्यात्म से भी अपने आप को जोड़ता है। इसलिए यहाँ पर इसका ज्यादा प्रचलन है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी कहीं गलती हो जाए या मेरी हिंदी इतनी अच्छी ना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट आई वांट टू स्टार्ट विथ कि आपके बचपन कैसा रहा, आपकी परवरिश कैसी रही, आपकी शिक्षा कैसी रही, आपका शब्दों के प्रति लगाव, कहानियों के प्रति लगाव, लेखन के प्रति लगाव कैसे बढ़ा, वो बताइए हमें। देखिए, मूलतः हम इस गोगावा की जन्मभूमि में ही जन्म हुआ है हमारा। गोगांव में पेड़ी घाट के ऊपर सुतार सेरी है। वहां पर एक मजदूर परिवार में हमारा जन्म हुआ। माता पिता मजदूरी करके हमारा लालन पालन करते थे। और हमारे पड़ोस में लगी हुई दीवार से संबद्ध एक कलगी तुर्रा हमारे निमाड़ की बड़ी विधा है, एक सांस्कृतिक विधा है, जो पद्यात्मक प्रस्तुति देते हुए शिव शक्ति के स्वरूप में प्रश्नोत्तर करती है गायन के द्वारा। तो हमारे पड़ोस में एक भागीरथ सिंह चौहान नामक एक कलगी के प्रमुख रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो उनके यहाँ पर चूंकि मजदूर पेशा लोग, किसान लोग रहे अधिकांश गोगांवा में, तो वो लोग जब मजदूरी करने के लिए अपने खेतों पे दिन में जाते थे, और रात के समय नौजवान लोग जिनकी संगीत के प्रति और कलगी तुर्रा के प्रति रुचि थी, वे लोग वो भागीरथ भाई चौहान के यहाँ पर बैठकर अपनी ढोलक और क्या कहते हैं उसे, सितार, चंग जो होती है, वो उसके साथ में वो गायन की प्रैक्टिस करते थे। प्रतिदिन का काम था। तो चूंकि एक दीवार है, खुले हुए मकान है, तो उनकी गूंज स्वाभाविक कानों में पड़ती थी। और धीरे धीरे वह पद्यात्मक सृजन की एक प्रेरणा मिली कि अपने को भी लिखना चाहिए यार। और वो गीत लिखकर, वो ख्याल लिखकर उनको दें और वो प्रस्तुत करें। ये इस तरह बचपन से ही हमें ये प्रेरणा का स्रोत रहा हमारा कलगी दल का ये गायन। सर, हमें प्रेरणा किसी को देखकर ही मिलती है, तो आपके परिवार में कोई ऐसा, आपके दोस्त जनों में या रिश्तेदारों में कोई ऐसा जो लिखता था, उनको देख के आपको प्रेरणा मिली कि मैं भी लिखना चालू करूं, ऐसा कुछ आपने सोचा था कभी? नहीं, हमारे परिवार में चूंकि क्या कहना चाहिए, निरक्षर परिवार रहा है। बस हस्ताक्षर तक केवल कर लेते थे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और परिवार के लोग। लेकिन न कोई ऐसा आसपास वातावरण रहा जो लिखने के लिए प्रेरणा दे। लेकिन एक माँ सरस्वती का आशीर्वाद कहना चाहिए कि उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई। पुस्तकों का अध्ययन, धीरे धीरे फिर पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया। उसमें जो बात कचोटती थी पुस्तकों में, उसको अपनी कलम के द्वारा लिखने की शुरुआत की। बाकी हमारे परिवार में या हमारे आसपास के परिवेश में ऐसा कोई भी साहित्यकार नहीं था। सर, आपने जब शुरुआत की तो कभी सोचा था कि एक छोटे से कस्बे का लड़का कृषि पेशा घर से आता है, कभी पद्मश्री तक पहुंचेगा, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचेगा, उनके हाथ से कभी पद्मश्री पुरस्कार स्वीकार करेगा? कभी सोचा था कभी भी? नहीं, क्या है, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, हर मनुष्य उससे अनभिज्ञ है। वो होकर नहीं पहचानते हैं कि मारा भविष्य में आगे काई होएगा, मैं काई करूंगा हूँ। पर भगवान ने जो एक स्थायी व्यवस्था हर मनुष्य का जीवन में स्थापित करी थी न, एक दिशा उनको दी। उन्हीं दिशा पर चलना पर जो उपलब्धि हो, वो ईश्वर की देन से ये करना हो ज्यादा उपयुक्त समझो। सर, यात्रा कहाँ से शुरू हुई? आपके पास पहले ऐसा कोई केबिन नहीं होगा, पहले कोई किताबें नहीं होगी, कोई आपको सलाह देने वाला नहीं होगा, तो आपने खुद को कैसे बेक किया कि
कभी ऐसा लगा कि छोड़ दूं? नहीं देखिए, यह हमने अपना स्वांत सुखाय क्षेत्र समझी न, ये कलम उठी स्वांत सुखाय। एकाम न प्रदर्शन की भूख थी, न कोई सम्मान की भूख थी, न कोई वाहवाही कर एक ही कहीं भूख थी। लेकिन वो जो कलगीत उर्रा का कार्यक्रम ख्याल वगैरह जो सुनता था, वो लेने कोशिश करता था यार अपने एकासी में अच्छो लिखा नहीं गावन लोग न मालूम हो कि एने लिखे हो तो अपना का शाबाशी लिखा। बस यहाँ तक केवल हमारी मानसिकता थी, एका से ज्यादा हमारी मानसिकता उस जमाना में नहीं थी। और जहां तक परिवेश की बात है, हमारा परिवार में कई कहना चाहिए वो चिंदा न का गोदड़ा जो बने न लोग समझ नहीं ठेठ गांव का गोदड़ी न वो उस उना परिवेश में हम लोग जन्म लियो हमने और उस उना वातावरण में रहा जब लाइट भी नहीं थो, कंडील न चिमनी का उजाला में अपना लिखनो पढ़नो करता था। उना जमाना की बात। मम्मी पापा को सहयोग कैसे रहो तुम्हारे साथ? नहीं, मम्मी पापा तो अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त था। हम कई करी रहा एका पर वो कम ध्यान देता था, पर कभी उन्होंने रोके भी नहीं कि कई करी रहा है। पढ़ाई में कैसे थे आप, मुझे ये बताइए। मैं हमेशा फर्स्ट या सेकंड डिवीजन कभी लेकर नहीं आया अपने छात्र जीवन में, लेकिन फेल भी किसी वर्ष नहीं हुआ। न 11वीं तक की परीक्षा में गोगांव में पास करी, हायर सेकेंडरी थी उना जमाना में। परीक्षा केंद्र हमारो भिखन गांव थो, 11वीं का पेपर भिखन गांव में दिया तो डिवीजन भी नहीं बनायो न फेल भी नहीं हुआ। कभी ऐसा लगे कि यार यहाँ फेल हुई तो जीवन में क्या करूंगा? नहीं, ऐसा कोई सपनों ही नहीं थो। ऐसा सोचा ही नहीं थो। पहला लोग सोचता भी नहीं थे। नहीं सोचने बिल्कुल भाई ईश्वर का ऊपर निर्भर हुई ना, कभी आप कोई भी समर्पण पूर्वक कार्य करोगे तो निश्चित कहीं ना कहीं ईश्वर आपके सहारो देगा। ना हूं तो ये मानी चलूं कि मगर ईश्वर को सहारो मिलियो, माँ सरस्वती को आशीर्वाद मिलियो तो आज इन्हीं ऊंचाई पर अपन पहुंची पाया। भगवान में बहुत आस्था है मतलब तुम्हारी का? व्यर्थ का ढोंग मनी है, अच्छा, फिजूल का प्रदर्शन मनी है, लेकिन मन का भीतर ये सृष्टि को कोई एक स्वामी छे ओका प्रति समर्पण छे और माँ सरस्वती का अपनी आराध्य, माँ बगलामुखी का अपना आराध्य मानी ना हम उनका ऊपर छोड़ी ना सारा काम करूं और सारी कलम चलूं। सर हर किसी का जीवन में काफी इंसान रहता कि भले कोई नहीं रहे पर वो रहेगा कि वो तुम्हारा में भरोसा करेगा। तुम्हारा जीवन में सुकून तो कि जमना तुम्हारा में भरोसा कर, तुम्हारा माता पिता दोस्त कुछ भी कोई भी नहीं, ऐसा तो कोई प्रेरणा स्तंभ कोई नहीं रहो मारो कोई भी प्रेरणा स्तंभ नहीं रहो। लेकिन एक बात जरूर छठी सातवीं में जब हम पढ़ता था तब वो पाठ्यक्रम में जो प्रसिद्ध कवि नकीर कविता न पाठ्यक्रम में रहती थी तो ओका में एक दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की फूल की अभिलाषा एक कविता थी ना। असो पतो चलो कि दादा माखनलाल चतुर्वेदी तो अपना खंडवा में रहे। अच्छा, तो जिनको हम पढ़ा जो पूरा देश पढ़े वो अपना जोग छे तो उनका से मिलने की तमन्ना हुई न, घर से दपड़ी न बिना बताए भागे न खंडवा जाए न दादा से मुलाकात करे। तो ये कही सका कि कहीं न कहीं प्रेरणा स्तंभ हमारा दादा माखनलाल चतुर्वेदी रहे। जोशीला सरनेम भी उन्होंने तुमको? हाँ, जोशीला मगर 3 नाम उन्होंने दिया था। उसमें हमारी कविता ने सुनी न, हिंदी ने निमाड़ी की न, कह दो कि सचेत मस्ताना या जोशीला में से कोई सा एक नाम से तुम ये रचनाएं क्या करो। तो चूंकि वो नया नया अलंकार का संपर्क में आया था और वो अनुप्रास अलंकार एक शब्द की बार बार आवृत्ति वो माथा में बठेल थी तो नाम जगदीश तो सोचो कि क्यों नहीं जोशीला जगदीश जोशीला, इस तरह से मैंने जोशीला पसंद है। तुम्हारी आवाज से भी तुम्हारी सरनेम जस्टिफाई होती कि तुम बहुत जोशीला छे बात करने के लिए, कभी थकता नहीं बात करने में, बहुत जोश रहा तुम्हारा। मैंने बहुत बार अभी तुम्हारा इंटरव्यू भी देखा तो कम देखी रहो कि मगर खुद के साथ शांत रखना पड़ेगा, मारी बारी लावने का लेना
नहीं, असं असं काही नाही आहे. हाँ ये तो माँ सरस्वती की कृपा છે. हाँ नहीं तो महाराज जैसो 11वीं तक भणेला व्यक्ति जो ये एमए पीएचडी और एमफिल और सब करने वाला लोग न को आज साहित्य के द्वारा पढ़ने के लिए मजबूर कर दो. ये माँ की कृपा और ईश्वर की कृपा છે. सर तुमने कभी सोचो कि जीवन में यो नहीं हुआ तो कहीं आरू कर लूंगा कभी भी? नहीं, कई છે कि मन निमाड़ी को काम समर्पण भाव से शुरू કર્યું और ओका पीछे सिर्फ एक पीड़ा हमारा मन में रही कि मन जेनी माटी में जन्म लियो, जेना आकाश का तले हूँ बड़ो हुयो, जेनी भूमि पर छोटा छोटा नाना नाना रही ने घुटना फोड़िया, वो माटी के प्रति कहीं न कहीं मनुष्य का अपना कर्तव्य महसूस करना चाहिए. तो मन महारा निमाड़ में गोगावा में जन्म होने का अपनो प्रकृति को ऋण समझो और माय निमाड़ी को ऋण समझो और ओनाज कर्जा का उतारने का लेन मन निमाड़ी में काम करना शुरू करे. हालांकि बहुत उपवास हुई मारो, बहुत लोग ने ना, क्योंकि हिंदी में भी अच्छे लिखते तो बड़ा लोकप्रिय उपन्यास ये आप देखी रहा सामने, ये लोकप्रिय छे पूरा देश में ये उपन्यास हिंदी का भी छे. लेकिन मन निमाड़ी का हिंदी का साथ निमाड़ी का भी प्राथमिकता दी कि एक बार कभी हमारी माय मातृभाषा निमाड़ी राजभाषा बनी जाएगा तो जब तक यह धरती छे तब तक हमारी निमाड़ी संस्कृति और निमाड़ी भाषा मरी नहीं सकती. ये पीड़ा का सद मन काम शुरू. उतार चढ़ाव आया बहुत बहुत सारा, हताश और निराश करने वाला न की कोई कमी नहीं है. न राजनीति का तो हम अभी देख ही रहे कि काम कसो दाव पे चला, लेकिन राजनीति से ज्यादा आजकल साहित्य जगत में राजनीति ज्यादा है. मैंने सुना था तुम राजनीति में भी था, कुछ चुनाव भी लड़िया, फिर वकासी बाहर हुईगा, क्यों? मूलतः कहीं हूँ बेरोजगारी को शिकार हुई ना. 11वीं करने के बाद में इंदौर गयो, वहां पर मजदूरी करी, मिल में काम करियो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ायो, सिलाई करी, ट्यूशन करिया और उन्हें दौर में कहीं न कहीं व्यवस्था कर लेना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवादी विचार का संपर्क में आया. और उसके बाद में मका ऐसा लगे कि ये अपना हक की बात कही रहा है कि लोकतंत्र में एक नागरिक को अधिकार कई कभी उनका अनुकूल समाजवाद की व्यवस्था एना देश में लागू हो जाए तो महाराज जैसा गांव का लोग शहर न को मुंडो देखने का लेन बेरोजगारी का शिकार हुई नहीं जाए, न गांव में जिनका रोजगार मिला और सम्मान मिला. यानी पीड़ा का साथ हूँ समाजवादी विचारधारा में सक्रिय. प्रतिक्रिया काय थी तुम्हारी जब तुमको पहली बार पता चला कि मुझको पद्मश्री मिलेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा? वहाँ पे आपने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि नवीन सर को फोन आया था, उन्होंने कई बार उठाया नहीं, बट जब पता चला दिल्ली से है तो फिर उन्होंने बात की, फिर क्रॉस चेक किया उसको कि सच है या झूठ है, कोई अफवाह तो नहीं फैला रहा है. आप दिन भर टीवी के सामने बैठे रहे पर आपको पता ना चला. नहीं, ये बात महाराज मुंडा से सुनना चाहो कहीं? हाँ, तुम्हारा मुंडा सुना कही दो कि 25 जनवरी 1925 हमारा घर का पाछे एक सांप बाबा निकलियो था. तो सांप बाबा को, चूंकि डर तो यूं रहे सांप बाबा से, तो सांप बाबा को देखने के लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठो हुआ. तो वो मकान को काम चली रहा. हमारो बेटो भी वो भीड़ में सम्मिलित था, क्यों घर का पास में ये पड़ोस में सांप निकले होते. अब वो काल बेली आवाज तो तक सब मान रहा. एना बीच हमारा बेटा का पास 5-6 बार दिल्ली से फोन आया, बिना नंबर तो केवल, नाम तो नहीं कोई को. तो उनने यूं टालियो कि आई मालूम के को आए. और वो वहां से जब कालबेलियो नाग का पकड़े ने ले गयो न, नवीन अंदर आयो घर का अंदर और फिर फोन आयो तो उनने देखो कि 6-7 बार फोन आएगा तो उन्हें होकर सुन. तो उन्होंने कहा हम कौन बोल रहे हैं? तो बोले नवीन जोशीला. बोले हमें जगदीश जोशीला जी से बात करना है. तो बोले साहब कहाँ से बोल रहे हैं? तो बोले दिल्ली से बोल रहे हैं, गृह मंत्रालय से. तो बेटा ने मका फोन दियो, हम भोजन की तैयारी में बटे तो मका फोन दियो कि पापा जी दिल्ली से आपका फोन है. हमने फोन उठायो, फोन सुनियो. बोले आप जगदीश जोशीला बोल रहे हैं? हमने कहा हाँ. बोले आपको भारत सरकार की राष्ट्रपति महोदया ने
पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है इस वर्ष के लिए। हमने कहा आप ठीक कह रहे हैं क्या? बोले ये एक हमारी परंपरा है कि जिनको पद्मश्री दिया जाता है उनसे सहमति ली जाती है, तो आप सहमत हैं क्या? तो उनका साहब असहमत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो बोले हमने उनसे पूछा कि किस विधा में और किस विषय को लेकर हमें पद्मश्री दिया है, तो उन्होंने कहा हिंदी और निमाड़ी। हमने कहा साहब मूलतः मध्य प्रदेश की 4 लोक भाषाएं हैं, बघेलखंड, बुंदेलखंडी, मालवा और निमाड़, और यह निमाड़ी है, निमाड़ की लोक भाषा। आप डी कह रहे हैं, बोले वो इंग्लिश में DI लिखा है, इस कारण से हमने उनको भी लेक्चर दे दिया। अपनी बात समझाना एक दायित्व समझते हैं कि हमारी माँ कहीं लज्जित नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा आपसे अनुरोध है कि आप ये अपने, अभी आपको पद्मश्री मिलने की सूचना शाम को जब तक शासकीय विज्ञप्ति प्रसारित नहीं होती है आप किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है साहब। अब विडम्बना, हमारा पोता इंदौर में था, मन बड़ा आह्लादित था, लेकिन शंका भी थी कि ये दिल्ली का फोन सही मायने में गृह मंत्रालय का है या आजकल जो फेक फोन चल रहे हैं ऐसा है। फिर बेटे को और पोती को कहा कि भाई कंफर्म करो, तो 2-2:30 बजे तक उन्होंने पूरा कंफर्म किया और उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय का फोन है। तो अब वो 5 बजे का समय पास करना बड़ा मुश्किल लगा, 5-6 बजे तक, क्योंकि अब हमने 5 बजे से दूरदर्शन खोल के और टीवी के सामने बैठ गए। तो अब 5 बजे कोई समाचार नहीं आया, जबकि हमारी ऐसी मान्यता थी कि शासकीय समाचार पहले दूरदर्शन पे आते हैं। 6-6:30 बज गए तो पूर्व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के भाई हैं अंबू ठाकुर, उनका भोपाल से इंदौर से फोन आया। बोले यार जोशीला जी बधाई, आप बहुत दिनों में फोन कर रहे हो, इसलिए बधाई दे रहे हो क्या? बोले अरे नहीं, आप टीवी खोलो। उनका टीवी के सामने बैठे हैं हम। अरे बोले आपको पद्मश्री मिला है, आपका नाम टीवी में आ रहा है, आपका फोटो आ रहा है। हम कहे भाई टीवी के सामने बैठे हैं। तो बोले वो क्या 27, वो 27 चैनल खोलो आप। अब हमें आता नहीं, हम तो बस फोन लगा लेते हैं और सुन लेते हैं। फिर बेटी को बुलाया, पोती आई और सोनाली ने उसको वो चैनल लगाया, उसमें जगदीश जोशीला पद्मश्री बड़े बड़े अक्षरों में आ रहा था। और उसके बाद तो फिर सारे चैनलों के फोन आना, मित्रों के फोन आना, सारे इंटरव्यू के लिए रात के 2 बजे तक ये अभियान चलता रहा। तो कल्पना नहीं थी, ऐसी आशा तो थी, लेकिन कल्पना नहीं थी कि 2025 में ही हमें पद्मश्री मिल जाएगा। पल कैसा था आपके लिए? पल बताइए कि वो जो आपके मन में उत्सुकता, जिज्ञासा कि कब जाना होगा वहाँ पे, कब उनके हाथ से वो पद्मश्री मिलेगा, ऐसी कोई जिज्ञासा जैसे बच्चों को रहती है ना, वैसे ही। नहीं, मूलतः क्या है कि 2010 में ही हमें पद्मश्री दिए जाने के लिए खरगोन के कलेक्टर ने राष्ट्रपति को अनुशंसा की थी 2010 से, यानी 15 वर्ष पहले। हाँ, मैंने पढ़ा भी था इसके बारे में। अब उस दौर में उतनी उत्सुकता नहीं रही कि ठीक है यार आवेदन तो कर लिया, किया हुआ है, और भी आवेदन बाद में किए, और अब वो पद्मश्री मिल जाएगा कोई निश्चित उसका नहीं था। 1 वर्ष पहले तक हमें लगा था 2024 में, क्योंकि हमारे बारे में जब शासन ने जानकारियां इकट्ठी करनी शुरू की तो हमें लगा था कि ये पद्मश्री हमें मिलने की तैयारी है, क्योंकि प्रशासन तंत्र कभी भी इस गोपनीयता को भंग नहीं करता है। और उन्होंने काफी खोज खबर जिन लोगों से की, उन लोगों ने हमें कहा कि भाई आपके बारे में जानकारियां एकत्रित की जा रही। तो इससे संभावना लगी थी कि संभव है कि भारत सरकार द्वारा हो, लेकिन 25 में घोषणा होने के बाद में एक स्वाभाविक प्रसन्नता होती है, वहीं तक रहे, लेकिन उसमें हम उद्वेलित नहीं हुए। सर, वो जब राष्ट्रपति भवन में गए, राष्ट्रपति के सामने खड़े हुए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह सब वहां पे होंगे, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब जी, उनके सामने आपको कैसा लगा मिलकर उनसे कि नरेंद्र मोदी से मिल रहा हूँ आमने सामने, द्रौपदी मुर्मू से मिल रहा हूँ मैं, कैसा लगा वो पल बताइए? क्योंकि
ये पल किसी के लिए छोटा मोटा नहीं है। पद्मश्री मिलना, भारत रत्न मिलना, बिल्कुल, पद्म बिल्कुल। विभूषण मिलना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल। तो आपके लिए वो जो आपने वहां पे फील किया था, आप वो हमें यहाँ पे बताइए कैसा फील किया था। मैं मूलतः अपने साथ में और जिनको भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो मिले थे राष्ट्रीय सम्मान, उन सब लोगों का समूह हमारे साथ में था। लगभग 45-47 लोग थे। मित्र लोग भी थे आपके? नहीं, बस केवल वहाँ दिल्ली हमारे बेटे नवीन जोशीला और पौत्र हमारा कुशाग्र जोशीला ही केवल यहाँ से गए थे, क्योंकि व्यवस्था मालूम नहीं। लेकिन वो चूंकि, और इस बीच में तो बड़ी बड़ी मजेदार घटना हुई। क्या? यानी 2025 के जो 135 के लगभग जो पद्मश्री घोषित हुए थे, पद्म पुरस्कार वाले, उसमें से आधे लोगों का 2 महीने पहले उनको वो अवार्ड दिया जा चुका था। शेष लोग रहे थे, उन शेष लोगों में हमारा नाम था। तो हमारे जो शुभ चिंतक निमाड़ और प्रदेश में और देश में हैं, उन लोगों ने अफवाह चलाई कि एक ही बार पद्म पुरस्कार देने का आयोजन सरकार करती है और जोशीला जी का नाम रह गया और उनको कोई अब मिलेगा नहीं। बड़े आत्मसंतोषी, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो इनको मिलते मिलते रह गया। लेकिन जब वहां से सूचना आई और तारीख निश्चित हुई, तब तक हम मौन रहे। तारीख निश्चित होकर हमारे पास 27 मई की तारीख आई, तो उससे पहले जब दिल्ली गए तो मैं मूलतः पूर्णतः सामान्य रहा। मुझे जैसी वो एक हलचल, उत्तेजना, उत्साह, या अब देखिएगा वो जितना वो देने वाले पल हैं, पद्मश्री पुरस्कार देने वाले पल हैं, उसमें अन्य लोगों के चेहरे देखिए और मेरा चेहरा देखिए, मैं पूर्णतः सामान्यतः बैठा रहा, जबकि सामने मेरे प्रधानमंत्री जी बैठे थे, गृह मंत्री जी बैठे थे, आपके विदेश मंत्री जी बैठे थे, लोकसभा के उपाध्यक्ष मतलब उपराष्ट्रपति जी बैठे थे और सभी लोग बैठे थे। लेकिन मैं सामान्य, यानी ऐसा कोई हलचल नहीं रही, और बड़े सामान्य तौर पर राष्ट्रपति जी के सम्मुख गया। पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे जाना है आपको, हम वहां पर गए, दीदी को प्रणाम किया और राष्ट्रपति जी को धीरे से कहा, ओम शांति दीदी। तो आप देखिएगा उस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ हमारे कथन पर महामहिम राष्ट्रपति जी के अधरों पर मुस्कान आई थी और उन्होंने हमें वो पुरस्कार दिया। वहाँ पे वो प्रोटोकॉल होता है ना कि आप राष्ट्रपति को छू नहीं सकते, आपको 2 सीढ़ी नीचे उतर के या कहीं से भी रिसीव करना रहता है। नहीं, ऐसा नहीं। आपको ऐसा कुछ कहा गया था कि आप उन्हें छू नहीं सकते, हाथ नहीं मिला सकते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और हाथ मिलाने की तो परंपरा भी नहीं है, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी के नजदीक जाकर वो अपने हाथों से वो देती हैं, वो पुरस्कार देती हैं। तो ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं। आपने उनके बाद बात की जब ये सब पुरस्कार वितरण हो गया, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, हमने उनको अक्सर टीवी पे ही देखा है, बट वो असलियत में कैसे दिखते हैं हमें नहीं पता, आप हमें बताइए। नहीं है ना, हमारी आदरणीय मोदी जी से भी चर्चा हुई, भाई अमित शाह जी से भी चर्चा हुई, गृह मंत्री महोदय से, आपके जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी व्यक्तिगत चर्चाएं हुई। लेकिन सामान्य ही चर्चाएं, बस वो साहित्य के क्षेत्र को लेकर एक कुछ क्षणों की चर्चाएं हुई और उसके बाद में सामान्य ही रहे और नियत समय से अपने आवास पे। आपको सुविधा कैसे दी गई थी वहाँ पे रुकने के लिए? आप एक दिन पहले चले गए थे? नहीं, एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले बुलाते हैं। वहां पर क्या था होटल का नाम? अशोका होटल में ठहरने की व्यवस्थाएं सारे पद्मश्रियों की गई थी। हमारे साथ केवल एक व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में अलाउ थे, जिसमें हमारे पुत्र नवीन जोशीला साथ में थे। पौत्र के लिए हमें अलग से वहां पर व्यवस्था करनी पड़ी अपनी ओर से, उन्हें ठहराने के लिए अपनी ओर से। भोजन, रहना और वाहन व्यवस्था सारी राष्ट्र शासन की ओर से रहती है। एक दिन पहले हमें राष्ट्रपति भवन बुलवाया एक नियत समय पर सभी पद्मश्रियों को। पद्मश्री देने की जो परंपरा रही है उससे वहां के सेना के अधिकारियों ने अवगत कराया और उसी तरह जाकर हमने दूसरे दिन इन 27 मई को वो पुरस्कार प्राप्त किया।
किया। आप पुरस्कार प्राप्त करके सेम दिन वापस आ गए थे घर? हाँ, कि वहाँ पे उसके बाद भी रुकना वगैरह कुछ बातचीत वगैरह हो? नहीं, पुरस्कार प्राप्त होने के बाद में गृह मंत्री महोदय ने एक भोज दिया था सारे पद्मश्रियों को। उस भोज में हम सब परिवार मतलब जो गए थे, हमारे पुत्र और पौत्र, उनके साथ सम्मिलित हुए, वहाँ भोजन किया, वहीं इनसे मुलाकात और चर्चाएं हुई, और उसके बाद में अपने होटल के रूम में आके दूसरे दिन हमारी इंदौर के लिए फ्लाइट थी, उससे हम लौट आए। मोदी जी से क्या बात हुई आपकी? ये औपचारिक चर्चा हुई, क्योंकि समूह मिलने वाले लोगों का इतना व्यापक था कि वो ज्यादा चर्चा होना संभव नहीं हुआ। सबको वक्त दिया गया था कि इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते हैं बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन चलते चलते वो मुलाकातें हुई है, केवल औपचारिक बातें करते हुए। सर मैंने आपका जो इंटरव्यू देखा था न्यूज़ 27 चैनल पे, कई बार रिपीट पे देखा मैंने उसे, ताकि मैं एक एक चीज़ से वाकिफ हो जाऊं आपकी। तो उसमें आपने कहा था कि आपके बड़े भाई इस बात से खुश नहीं है शायद कि आपको पद्म विभूषण पद्मश्री मिला है। ऐसा क्या लगता है, ईर्ष्या के कारण या आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस थी, आप उनसे आगे निकल गए, आपको पद्मश्री मिल गया, उन्हें नहीं मिला, इसके कारण? देखिए, आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जो सार्वजनिक तौर पर मैंने उचित नहीं समझा था इस विषय को छेड़ना, लेकिन चूंकि आपने पूछा है। मैं भी पूछना नहीं चाहता था, बट वो फिर मन में रह जाता मेरे। हमारे बड़े भाई साहब भी लिखते हैं और हमसे पहले लिखते थे, और हम कंपटीशन में लिखते थे। हम जो सृजन करते थे, भाई साहब जो लिखते थे वे चूंकि 1 साल बड़े हैं मुझसे, वे 11वीं में थे, मैं 10वीं में था, वे 8वीं में थे, मैं 7वीं में था। तो वे जो लिखते थे वो हमें बताते थे, और उससे अच्छा लिखने का उनको देखकर हम प्रयास करते थे। ये हमारी एक साहित्य में वे कहना चाहिए कल्पना में आसमान के लिखते थे, लेकिन हम धरती पर जो घटित होता है उस हकीकत को सृजन करने की कोशिश करते थे। हमारी कहना चाहिए कि वे मेरे वरिष्ठ रहे हैं, और उस कंपटीशन ने ज्यादा साहित्य मेरा सृजित करवाया, और उनकी तो बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, लेकिन एक भी पुस्तक ऐसी उनकी प्रकाशित नहीं हुई है जिसमें साहित्य अकादमी द्वारा भी उन्हें पुरस्कृत किया गया हो मध्य प्रदेश। सर मैंने जब आपके बारे में पढ़ा तो आपको पद्मश्री के अलावा भी जैसे 2016 जिसमें ईश्वरी पुरस्कार 2007 में ईश्वरी पुरस्कार, पंडित बालकृष्ण पुरस्कार 2016 में, उसके अलावा सिंगाजी पुरस्कार 2019 में, फिर 2010 में आपको खरगोन के कलेक्टर द्वारा पद्मश्री देने की घोषणा हुई थी। नहीं, उन्होंने मेरा आवेदन केंद्र सरकार तक पहुंचाया था। उस समय ये ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं, उस समय कागजों पर आवेदन होते थे और सारा बायोडाटा आपको देना होता था, और उसकी अपनी एक अलग प्रक्रिया थी। इन्हें कलेक्टर के पास जो आवेदन आते हैं उसके बाद में कलेक्टर महोदय 4 लोगों की एक कमेटी बनाते हैं। इन्हें उस जमाने की जो व्यवस्था थी, किस जमाने की बात हो रही है? मैं 2010 की बात आपसे कह रहा हूँ। जब मेरा आवेदन वहां पर गया था तो कलेक्टर केदार शर्मा जी थे यहाँ पर। उन्होंने अन्य आए हुए आवेदनों का विश्लेषण करते हुए 4 लोगों की एक कमेटी बनाई थी। उसमें एक शिक्षाविद यानी प्रोफेसर वगैरह, एक विधिविद मतलब वकील वगैरह, और एक सामाजिक कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए। और इन 3 लोगों की अध्यक्षता हमेशा कलेक्टर करते हैं। उनके सामने जब सारे आवेदन आए तो उसमें सिर्फ हमारे आवेदन पर उन्होंने एक मत से अनुशंसा की कि इनका योग्य साहित्य है और इनके निमाड़ी के इस सहयोग के लिए भारत सरकार को लिखना चाहिए। तो उस समय उन्होंने वो प्रेषित किया। उससे उसका कोई मतलब, क्योंकि ये तो एक प्रतिवर्ष की प्रक्रिया है, आवेदन की प्रतिवर्ष की प्रक्रिया है। उसके बाद में फिर हमने ये आवेदन कहाँ तक जाता है? ये जाता है कलेक्टर कमिश्नर को भेजते हैं, कमिश्नर गृह विभाग मध्य प्रदेश को भेजते, प्रदेश के गृह विभाग को भेजते हैं, गृह विभाग केंद्रीय गृह विभाग को भेजते हैं, और इस तरह वो सब कमेटियों से गुजर के जिनका निर्धारण जो योग्य प्रतिभा होती है वो उसकी अनुशंसा करते हैं और उसे घोषित करते हैं। सर आपके जीवन का आपने कुछ ऐसा लिखा है जो कभी प्रकाशित नहीं किया?
कुछ ऐसा जो आपने अपने पास रखा हो, कभी किसी को दिखाया नहीं, इवन परिवारजनों को, किसी को भी ऐसा कोई कुछ लिखा है जो अपने लिए लिखा हो सिर्फ? नहीं, ऐसा नहीं। हमारा तो बहुत खुले तौर पर सार्वजनिक जीवन रहा, क्योंकि राजनीतिक जीवन में भी रहे थे तो बहुत खुला राजनीति करते थे। कभी जीवन में किसी भ्रष्टाचार का आरोप हम पर नहीं लगा। अपने श्रम से अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति हम राजनीतिक मंचों के माध्यम से करते थे। और यहाँ तक कि 3 विधानसभा चुनाव हमने यहाँ पर खरगोन से लड़े हैं दलगत स्तर पर, लेकिन 1 रुपया भी कभी किसी से हमने चंदा हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो अपने दम पर ये 3 चुनाव लड़े। तो हमारे पास ऐसा कोई साहित्य नहीं है जो लुप्त प्राय हो। बहुत खुली किताब रही है हमारा जीवन। और अभी भी कम से कम 11-12 पुस्तकें प्रकाशित हो सके, इतना साहित्य अभी भी अप्रकाशित रखा हुआ है। अब धीरे धीरे उसे भी प्रकाशित कराएंगे। सर, आपने 28 हिंदी में, 28 निमाड़ी में लिखा, अभी आपने बताया था 60 हो चुकी है जी, 30 दोनों में हो चुकी है जी। इतना कैसे लिख लेते हैं? मतलब अगर मैं ट्राई करूं, मैं मेरे थॉट्स को, विचारों को एक पन्ने में उतारने के लिए, तो मुझे उसके लिए 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा कुछ चंद लाइन लिखने के लिए। बट आपने इतना 60 किताबें लिख दी, पुस्तकें लिख दी, कैसे लिख लेते हो? हर कोई तो नहीं कर पाएगा ये लोग, ये सब काम। यदि जीवन में माँ सरस्वती जी से मुलाकात हो जाए तो ये प्रश्न उनसे करवाइएगा कि आपने कैसे लिखवा ली बजाय हमारे। क्योंकि हम समर्पित भाव से मन में जिस विषय को ले लेते हैं उसकी वैज्ञानिक विश्लेषण हम पहले करते हैं। जैसे संत सिंघा जी, उन पर हमने काम किया। ये 778 पृष्ठों का उपन्यास आया संत सिंघा जी का, 778 पृष्ठ। अब उसमें कई किंवदंतियां, जैसे ये चमत्कार हुआ, उन्होंने ये चमत्कार किया, ये जो बातों को हमने सामान्य वे में एक मनुष्य किस तरह से अपने कर्मों के द्वारा जनमानस में अपनी एक पूज्य छवि बना लेता है, इस तरह से उसका विश्लेषण करके ये 772-78 पृष्ठों का नावल लिखा। 772 पेज, 778 पृष्ठ हैं इस नावल। अंधे जपे मन समझावे। 760। आप टंटिया बिल के बारे में बताइए। मैंने बहुत सुना है, अपने खरगोन में एक कॉलेज भी अभी उनके नाम पे हो गई, पीजी कॉलेज। अब अभी उन्हें टंटिया बिल नाम से जाना जाता है। इंदौर में भी बहुत सारी है जहाँ पे मैं अध्ययन करता हूँ। उनके बारे में बताइए। सुना बहुत है पर जानता कुछ नहीं है उनके बारे में, कि कहाँ से है, कौन है, इतना क्यों जानते हैं उन्हें लोग? यानी क्या है, टंटिया मूलतः एक विद्रोही और क्रांतिकारी था। हमने भी बचपन में उनका भय, उनके नाम का भय जो था, कह रहे वो टंटिया मामा की दहाड़ आई, भागो रे टंटिया मामा, मतलब बच्चे डराने के लिए टंटिया मामा के नाम का एक उपयोग करते थे। हायर सेकेंडरी करने के बाद वो टंटिया मामा भी हमारे निमाड़ का रहा है। ये जब आभास हुआ तो हमने उनके जीवन पर केंद्रित शोध करना आरंभ किया। वे कहाँ जन्मे? खंडवा जिले के गांव बड़दा में उनका जन्म हुआ था। वहां गए, वहां उन भीलों से पूछा तो भय का उस समय भी, ये हम आपको 1991-92 की बात बता रहे हैं, उस समय भी भीलों के मन में एक ऐसा भय था कि कहीं टंटिया से जुड़े हुए या उनकी जाति के होने का हम अगर बता देंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। मतलब शिक्षा भी इतनी व्यापक नहीं थी। हर जगह ढूंढा, फिर एक जयसिंह वारिया नाम के भील समाज के अध्यक्ष हमारे संपर्क में आए। वो उन्होंने बताया कि टंटिया के परिजन अभी भी जीवित हैं और यही कोठड़ा में, भिकन गांव बमनाला के पास गांव कोठड़ा है, यहाँ पर है। तो उस समय टंटिया का पौत्र जीवित था, एक पौत्र जीवित था, जबकि टंटिया का एक पुत्र रहा किशन के 3 पुत्र हुए, यानी टंटिया के पौत्र, उसमें से एक जीवित था। वो भी बहुत वृद्धावस्था में थे। तो उनसे और उनके परिवार से जो जानकारी संग्रहित कर सकते थे वो की, लेकिन संतोष नहीं हुआ, साहित्य सृजन का संतोष नहीं हुआ। क्योंकि मैं जितना साहित्य मैंने सृजित किया है, जितने उपन्यास लिखे हैं, वो प्रामाणिकता के साथ लिखे हैं, प्रमाणों सहित लिखे हैं।
उसके बाद इंदौर के एक मित्र डॉक्टर रघुवीर शर्मा हमारे मित्र थे। वो चूंकि विदेशों में जाते आते रहते थे, इंग्लिश उनकी बढ़िया थी। उनसे अपने मन की अभिव्यक्ति की कि टंटिया के बारे में हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने बताया कि अंग्रेज हमारे यहाँ पर हमारे महापुरुषों का जितना साहित्य है वो अपने साथ इंग्लैंड ले गए हैं और लंदन की लाइब्रेरी में सबके जीवन से संबंधित लिटरेचर उनके पास उपलब्ध है। उनसे आग्रह करने पर उन्होंने अंग्रेजी में व्यवहार किया लंदन लाइब्रेरी से। उन्होंने बताया, कुछ सूची भेजी कुछ लोगों की कि इसमें इतने इतने लोग हैं और इनसे संपर्क करके आप इनसे आप जैसा साहित्य चाहते हैं वो संग्रहित करवा लीजिए और उसका पारिश्रमिक उनको दे दीजिए। तो एक बंगाल की महिला थी, उनको उन्होंने अपना गाइड निर्धारित किया और उनसे इंग्लैंड की लंदन की लाइब्रेरी से टंटिया के जीवन से संबंधित जो उसके जन्म से लेकर दिन दिनांक सहित जितने उनके डाके और घटनाएं थी और पुलिस में रिकॉर्ड था वो सब उन्होंने संग्रहित करके हमें भेजा। तो उस जमाने में हमें शायद 7,940 रुपए भारतीय नोट, मतलब उसका डॉलर का मूल्यांकन करके देना पड़ा, भारतीय रुपया। फिर वो उनका पूरा स्टडी करने के बाद में फिर हमने सृजन शुरू किया। और यह मैं अधिकारपूर्वक अपनी बात कहना चाहता हूं कि इस देश को प्रामाणिक रूप से टंटिया भील के जीवन और क्रांतिकारी जीवन से यदि किसी ने परिचित करवाया है तो वो सिर्फ जगदीश जोशी है। अब भारत के एकमात्र निमाड़ी और हिंदी साहित्य के रचनाकार हैं। हाँ, बिल्कुल। कैसा लगता है जान के कि मैं एकमात्र हूँ, वन एंड ओनली? नहीं, कहा ना कि ये तो ईश्वर की कृपा है, वरदहस्त है उनका। लेकिन जिस पीड़ा से मैंने सृजन आरंभ किया वो पीड़ा की पद्मश्री में अभी इतिश्री हुई और अभी तो और बाकी है। अभी तो शेष जीवन और माँ को समर्पित करेंगे, निमाड़ी में और गान काम करेंगे और माँ निमाड़ी को राजभाषा बनाने के लिए जितना संभव होगा तन मन धन से प्रयास करेंगे। सर, मैं यही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना रहा था आपसे कि आप निमाड़ी को राज्य भाषा बनाने में लगे हुए हैं, कैसे प्रयास कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे उसके बारे में? मूलतः देश की जितनी लोक भाषाएं हैं, यदि वो बोली उसे कहते हैं जो मौखिक रूप से मुखाग्र मुंह में जीवित रहे, केवल मौखिक, लिखित स्वरूप में नहीं आई। लेकिन वो बोली जब लिखित स्वरूप में आना आरंभ हो जाती है और उसका व्याकरण, शब्दकोश और मानक स्वरूप तैयार हो जाता है कि किस लिपि में कैसे लिखी जाएगी, तो उसे लोक भाषा की मान्यता प्राप्त हो जाती है। निमाड़ी लोक भाषा हमने 2010 में इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया। 2010 में मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से हमने निमाड़ी का शब्दकोश 30,000 शब्दों का, व्याकरण और उसका मानक स्वरूप तय करवा लिया था और वो मध्य प्रदेश शासन की आदिवासी लोक कला परिषद ने प्रकाशित भी कर ली थी। तो लोक भाषा तो हम बन गए, लेकिन किसी लोक भाषा को राजभाषा बनवाने के लिए जो आवश्यक तत्वों की आवश्यकता है वो हम उसे पूर्ण कर चुके हैं। ये संपूर्ण करने के बाद में ना किसी लोक भाषा को राजभाषा की मान्यता देने के लिए उसका शब्दकोश होना चाहिए, उसका व्याकरण होना चाहिए, उसका लिपि का मानक तय होना चाहिए और उस लोक भाषा में कितना साहित्य प्रकाशित है वो सब संलग्न करके यदि आप शासन को देते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत उसे राजभाषा की मान्यता दे दी जाए। ये सारा लिटरेचर कलेक्ट करके कलेक्टर के माध्यम से हमने दिल्ली भेजा। दिल्ली से हमें गृह विभाग के सचिव श्री रतिराम जी का एक पत्र प्राप्त हुआ, क्योंकि ये सारी गतिविधियां हमने अखिल निमाड़ लोक परिषद के माध्यम से चलाई थी, जो हमारी निमाड़ का 1953 का पंजीकृत संगठन है, उसके माध्यम से चलाई थी और उस समय हम परिषद के अध्यक्ष थे। तो हमें रतिराम जी का पत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने लिखा उसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत किसी लोक भाषा को राजभाषा की मान्यता देना प्रदेश सरकार का अधिकार है, अतः कृपया आप प्रदेश से संपर्क करें।
उसके बाद सारा पुलिंदा हमने तैयार करके कलेक्टर के माध्यम से पुनः मध्य प्रदेश शासन को भेजा और बार बार रिपीट किया, लेकिन बड़े बड़े क्या कहना चाहिए, बड़े अफसोस गुस्से के साथ, बड़े अफसोस के साथ, बड़े आक्रोश के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि उस पत्र और हमारे प्रयास का इन 15 वर्षों में 2010 को भेजा था हमने मध्य प्रदेश शासन में, और प्रामाणिक उस पत्र की पांडुलिपि संलग्न करके भेजी थी, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ। सर आपने हमेशा देखा होगा कि अब जैसे मॉडर्न पेरेंट्स हो गए, मॉडर्न माँ बाप हो गए, मॉडर्न बच्चे भी हो गए, तो माँ बाप कहीं बच्चों को ले जाते तो बोलते हैं कि वहाँ जाके निमाड़ी मत बोलना, वहाँ जाके हिंदी में मत बोलना, भले घर पे अपनी माड़ी बोलते हैं। तब उनको क्या कहना चाहेंगे कि आप बच्चों को ना रोके निमाड़ी बोलने से, ये उनकी वजह से आगे जाएगी? नहीं, ये जो शिक्षा व्यवस्था चली अंग्रेजों की, जो अंग्रेजी ने जब से हिंदुस्तान में प्रवेश किया है, लोक भाषाओं का सत्यानाश कर दिया है पूरे देश में, जबकि राष्ट्र भाषा की बुनियाद जो है वो लोक भाषा है। हिंदुस्तान की सारी लोक भाषाओं के शब्द हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी में, और मालवी, बघेली और बुंदेली हमारे मध्य प्रदेश की जो 4 लोक भाषाएं हैं, उसमें उनकी तुलना में निमाड़ी ज्यादा हीन दृष्टि से देखी जाने वाली बोली हो गई। हमने हमारी परिषद के माध्यम से यही जन जागरण पिछले 30 वर्षों से किया कि हम अपना संकोच छोड़ें, अपनी हीनता छोड़ें, दैनिक दिनचर्या में निमाड़ी का प्रयोग करना शुरू करें, क्योंकि अगर बोलने वालों की कमी हो जाती है किसी लोक भाषा की, तो हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा है कि सैकड़ों लोक भाषाएं रसातल में चली गई, उनकी मृत्यु हो गई, वे मर गई। कहीं उस पथ पर हमारी निमाड़ी भी अग्रसर ना हो, इसलिए हमने निमाड़ी का संकल्प लिया, जन जागरण किया, सृजन किया, साहित्य की विभिन्न विधाओं में सृजन किया। गद्य साहित्य जो निमाड़ी में नहीं के बराबर था, वो गद्य में हमने प्रामाणिक साहित्य लिखना शुरू किया, और देश में निमाड़ी लोक भाषा के एकमात्र उपन्यासकार के रूप में हमारी एक पहचान बनी। 2 उपन्यास हमारे प्रकाशित हुए, और एक वो दूसरा जो सरग नरक ज्ञान के उपन्यास का अभी 4 दिन पहले जो एमपीएफसी की एमपीपीएससी की जो एग्जाम हुई, उसमें एक प्रश्न भी पूछा गया है कि सरग नरक ज्ञान से इस उपन्यास के लेखक कौन? उसने दादा माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कवि वैरागी, राम नारायण उपाध्याय और जगदीश जोशीला का नाम दिया है। तो कम से कम इस हीन भावना को दूर हटाने के लिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सब लोगों से, पूरे निमाड़ियों से आग्रह करना चाहता हूँ, और निमाड़ी के साथ ही अन्य जो लोक भाषाओं वाले लोग हैं उनसे भी विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी मातृभाषा को उपेक्षित करके अपनी जड़ों को काटने का प्रयास मत करो, और उन्हें माता जैसा, मातृभाषा जैसा सम्मान दो, उन्हें जीवित करो, समृद्ध करो और भाषा पथ पर ले जाओ, तो आपकी संस्कृति जब तक धरती रहेगी तब तक जीवित रह सकेगी। पद्मश्री मिलने के बाद भी हमने यह प्रयास सतत जारी रखा। हम जहां जहां भी कार्यक्रमों में गए हैं, लगभग आधे प्रदेश में घूम लिए हैं, जहां जहां भी गए हैं, एक तो हमने अधिकांश स्थानों पर निमाड़ी में अपनी बात कही, दूसरा अपनी दैनिक दिनचर्या में निसंकोच निमाड़ी बोलने का सबसे आग्रह किया। घर पर भी निमाड़ी बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, सर वगैरह भी सब आपके साथ निमाड़ी में बात करते हैं? नहीं, हम निमाड़ी में बोलते हैं और हमारे परिजन हमें हिंदी में उत्तर देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये मालवा की पैदाइश है, इसलिए इनके अभी धीरे से वो माँ निमाड़ी गले होते हैं, लेकिन सब समझ लेते हैं और हमारी भावनाओं का अनुसरण करते हैं। और दूसरी बात, हम सबसे यही निवेदन कर रहे हैं, इस निमाड़ जनपद में आजादी के 5 वर्ष बाद ही 19 सितंबर 1953 को निमाड़ लोक साहित्य परिषद का गठन हो चुका, और उसी संगठन के बैनर तले 20 वर्षों का संघर्ष करके, यानी 2005 से सतत संघर्ष करके इस केवल मध्य प्रदेश के निमाड़ जनपद को उच्च शिक्षा से यहाँ की नई पीढ़ी को वंचित रखा था। उसके लिए विश्वविद्यालय लाने के लिए इन 20 वर्षों के संघर्ष के बाद हमें 2024 में हमारे
परिषद के बैनर तले ये सफलता प्राप्त हुई। इसलिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, लोकतंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति, और जिनके साथ लोग है वहां पर सरकार भी उनकी बातें सुनती है। तो हम अपने सारे निमाड़ी जनों से आग्रह कर रहे हैं कि यह लोकतंत्र बहुमत का जमाना है। आज हम यदि 1,40,00,000 लोगों की निमाड़ मानते हैं, तो उसमें से अधिक नहीं तो कम से कम 2%, 2 नहीं तो 1% लोग कम से कम परिषद से जुड़े, कि वह जो लाखों की सदस्यता की संख्या होगी, उस संख्या के दम पर, क्योंकि पंजीकृत संस्था है, इसका रिकॉर्ड शासन के पास जाता है, और सरकार देखती है कि आवेदन करने वाले कितने लोग हैं, 3-4 हजार लोग परिषद के भी केवल सीमित सदस्य हैं। इसलिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप परिषद की सदस्यता लीजिए। तो शासन के पास एक तो ये लोक शक्ति का दबाव बने, पहली बात, और दूसरी बात, तीसरी बात, हम ये सब हर जगह निवेदन कर रहे हैं, प्रति 10 वर्ष में भारतवर्ष की जनगणना का संवैधानिक नियम बना हुआ है। पिछली बार 2011 में जनगणना हुई थी, 21 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण वो 2-3 साल टल गई थी। अभी वो प्रक्रिया आरंभ हुई है जनगणना की, और जनगणना की इस प्रक्रिया में जो फॉर्म घर घर कर्मचारी लोग लेकर जाएंगे, उसमें एक कॉलम है मातृभाषा, व्यक्ति की मातृभाषा। यदि निमाड़ी है तो वह निमाड़ी अपनी मातृभाषा लिखे। राष्ट्रभाषा तो हिंदी है ही हमारी, उसमें तो कहीं शुभ शंका है नहीं। तो उस फॉर्म में मातृभाषा के स्थान पर निमाड़ी लिखा है कि शासन के दस्तावेज में जब सारी जनगणना हो जाए तो ये उनके रिकॉर्ड में रहे कि हम इस निमाड़ की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 60 के 70 के 80% निमाड़ी लोग, इनकी मातृभाषा निमाड़ी। तो एक तो वो शक्ति हमें शासकीय दस्तावेज से प्राप्त होगी कि इतने प्रतिशत लोग हमारे निमाड़ी हैं जिनकी मातृभाषा निमाड़ी है। दूसरा, ये जन समर्थन और दबाव, जो ये लाखों की शक्ति परिषद के साथ जुड़ती है और जिसका रिकॉर्ड शासन के पास जाता है। और तीसरा, हम अपने आम जीवन में, लोक जीवन में, दिनचर्या में, घर बाहर निसंकोच निमाड़ी का प्रयोग करें। यदि ये प्रयोग करते रहे तो आने वाली कुछ सालों में ही हम माँ निमाड़ी को राजभाषा बनवा दें। हर जगह निमाड़ी बोलते हैं, जहाँ भी जाएंगे अधिकांश स्थानों पर मैं निमाड़ी में ही अपनी बात करता हूँ। कहीं पे स्पीच देना हुआ, वक्ता देना हो गया, आपका किसी स्कूल में चीफ गेस्ट बन के गए, जैसे आप बापना पब्लिक स्कूल में गए थे, अभी रिसेंटली मैंने देखा था सोशल मीडिया पर, तो वहाँ पर भी अपने निमाड़ी में बात की। मैंने आपकी वार्तालाप तो नहीं सुनी, पर आपकी फोटोज देखी थी वहाँ। नहीं, वहाँ भी निमाड़ी में बोले, इंदौर में भी कार्यक्रम हुए, वहाँ भी निमाड़ी में बोले, जाल सभागृह में हुए, वहाँ भी निमाड़ी में बोले, खंडवा गए, वहाँ भी निमाड़ी में बोले, खरगोन में अधिकांश कार्यक्रम हुए, वहाँ पर निमाड़ी में बोले। यानी अपने निमाड़ी जनों के स्वाभिमान को जगाने के उद्देश्य से माँ निमाड़ी में मैं अपनी बात कहता हूँ, और लोग सुनते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो परिषद से क्यों नहीं जुड़ पाते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते। क्योंकि देखिए, आज पद्मश्री मिलने के बाद हम राष्ट्रपति महोदय हों या मुख्यमंत्री महोदय हों, किसी से भी मिलने के किसी चेक की आवश्यकता नहीं, मोहताज नहीं। लेकिन मैं इन उच्चाधिकारियों से तभी बात कर सकूंगा जब मेरे साथ शक्ति होगी, जनशक्ति होगी, जन समर्थन होगा, और उसका एकमात्र प्रमाण ये परिषद की सदस्यता है, ताकत है। और दूसरा, ये जो दस्तावेज, शासकीय दस्तावेज जो जनगणना का हो रहा है, उसमें हर निमाड़ी को अपनी मातृभाषा निमाड़ी लिखवाने का जो सरकारी दस्तावेज होगा, इन दोनों के दम पर हम निमाड़ी को राजभाषा की मान्यता दिलवा। प्रधानमंत्री जी से भी आपने निमाड़ी में बात की थी? नहीं, वहाँ तो लगभग सभी लोगों से हिंदी में ही बात। अच्छा। क्योंकि देश के विभिन्न विदेशों के भी और देश के विभिन्न लोग वहाँ पर थे, तो वहाँ पर हिंदी में ही बात। सर, मुझे ये बात पूछना तो नहीं चाहिए, बट आपकी श्रीमती जी, सर की माता जी, स्वर्गवास हो चुका है शायद उनका जी, तो उनका आपके जीवन में क्या रोल रहा है? बहुत बड़ा योगदान। यानी हर मनुष्य को अपनी पत्नी
से जो एक समर्थन और अघोषित सहयोग मिलता है वो दुनिया के इतिहास को उठाकर देख लो। सहधर्मणी होने के कारण जितना समर्थन, जितना प्रोत्साहन, यानी मैं अपने उपन्यास लिखता था तो लिखने के बाद में अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें सुनाता था कि भाई ऐसा लिखा है, क्या है, तो वो अपने विवेक के अनुसार सुनने के साथ वो संशोधन करवाते थे कि ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सुधारो। ये इस तरह सहधर्मणी हमेशा हर मनुष्य की पत्नी एक प्रेरणा होती है और वो प्रेरणा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और उनके समर्थन और सहयोग से, उनके प्रोत्साहन से मैं इतना साहित्य सृजन कर पाया। और साहित्य सृजन में जब तक परिवार का सहयोग नहीं हो, परिवार का समर्थन नहीं हो, यानी मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी को बेटा थोड़ा युवा होने के बाद में उन्होंने जो अपनी शिक्षा का परित्याग करके मेरे साहित्य में परिवार की जीविका को चलाने में जो सहयोग प्रदान किया, ये बिरले और अपवाद ऐसे बच्चे होते हैं। ईश्वर ऐसे बच्चे सभी परिवारों में दे ताकि विभिन्न विधाएं उभर कर आए और प्रतिभाएं विकसित हो। आपको गर्व है नवीन सर पर कि आज इस जगह पे सुविधा दी आपको इतनी? मैं पूर्णतया इस पद्मश्री पुरस्कार प्राप्ति का श्रेय केवल मौखिक नहीं, हृदय से अपने बेटे को देता हूँ, क्योंकि मेरे साहित्य सृजन में जो लगने वाला जितना भी धन था, मेरे एक कथन पर उन्होंने उन प्रेस वालों को, प्रकाशकों को पैसा दिया और ये साहित्य सारा प्रकाशित कर लाखों रुपए का व्यय किया और कभी मुंह से उफ नहीं निकाला उसने और न मेरे सृजन में व्यवधान पैदा किया। सर, आपने श्रीमती जी के गुजर जाने के बाद उन पर कुछ लिखा, जैसे कई लोग लिखते हैं? हाँ, मैंने स्मृति शेष एक काव्य लिखा है उन पर। सुनाइए। सुनाना तो वो स्मृति में नहीं है अभी आप? हाँ, स्मृति में नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उन पर लिखते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, याद करते हैं उन्हें? स्वाभाविक स्वाभाविक, ये तो प्रेरणा रही है भाई। हाँ सर, आपका बापना फैमिली से भी बहुत जुड़ाव है, मैंने देखा है कई बार सोशल मीडिया पे भी उनसे कनेक्ट हूँ। मेरा भी अच्छा व्यवहार है बापना फैमिली से। मैंने भी अपनी 8वीं तक की जो अध्ययन है बापना फैमिली में ही किया था। अच्छा। उनके साथ आपका कैसा व्यवहार है? दिनेश बापना सर का, उनके पिताजी राधेश्याम पाटीदार जी के साथ कैसा व्यवहार रहा? आपने बताया कि मेरे गाँव से भी आपके कुछ मित्र रहे हैं। आपने लक्ष्मण जी यादव का नाम बताया था मुझे, गेंदालाल जी यादव का नाम बताया था, उनके बारे में कुछ बताइए। ये अब देखिए सर, मेरे एक फ़ोन पे मेरे सारे दोस्त आ गए जी कि मुझे ये सब कुछ करना है। इन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। आपके दोस्तों का कैसा सपोर्ट हुआ है? नहीं, अच्छा खासा मेरे दोस्तों में कहना चाहिए तो दिनेश बापना के पिताजी जो राधेश्याम पाटीदार जी थे, वे मेरे अभिन्न और पारिवारिक मित्रों में से थे। यानी तन मन धन से कभी भी आवश्यकता हुई तो वो मेरे लिए हमेशा तत्पर रहे और उनके कारण पूरा बापना परिवार मेरे परिवार के प्रति समर्पित रहा। मुझे आज भी पिता तुल्य वो सम्मान देते हैं, मेरी किसी बात को वो टालते नहीं हैं और मेरे सामने इतने मर्यादित रहते हैं कि बैठने में भी संकोच करते हैं। मैं अपने आप में गर्वित महसूस करता हूँ कि राधेश्याम पाटीदार जी के ये सुयोग्य पुत्र और बहू कम से कम उस परंपरा को निभा रहे हैं जो उनके साथ में हमारी बनी हुई। सर, वो तो गुजर चुके हैं, आपको उनकी कुछ उनके साथ बिताए लम्हे, कुछ वक्त याद आता है? नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मैं यानी आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि राधेश्याम पाटीदार जी जब अस्वस्थ हुए तो बड़ा सर्कल हमारे मित्रों का भी, लेकिन दिनेश पाटीदार जी ने उनका चिकित्सा करवाने के लिए सिर्फ मुझे एरोप्लेन से हरिद्वार बाबा रामदेव के वहां तक भेजा। आप कल्पना कर लीजिए कि कितनी अभिन्नता, कितनी विश्वसनीयता और कितनी अटूट मित्रता होगी। और मैं अकेला उनके साथ में वहां पर जाकर उनकी चिकित्सा लेकर आया। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो परिवार मेरे लिए मेरे बड़े भाई जैसे थे और अभी भी सब उसी तरह सम्मान देते हैं। ये सौभाग्य। दिनेश बापना सर भी आपको अपने पिता का स्थान देते हैं उनके गुजर जाने के बाद? यह मेरा सौभाग्य है, बिल्कुल यह मेरा सौभाग्य।
एंड सरिता भावना मैम, उनकी जितनी बात करें कम है, क्योंकि जब तक मैं स्कूल में रहा, स्कूल मेरा परिवार बन के रही, इसलिए मैंने उन्हें सबसे पहला गेस्ट चुनने की ये करी। बट किसी कारणवश वो हो नहीं पाया, तो हमारे डेब्यूटेंट आप बने। आपके बाद क्या पता शायद उनका ही नंबर हो, तो हम उनसे भी आपकी बात करेंगे। एंड सर, आप मुझे ऐसे आपके जीवन के ऐसे लम्हों के बारे में बताइए जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, जिसमें आपकी श्रीमती जी का स्वर्गवास हो गया, और भी कुछ ऐसे लम्हे जो आपके लिए पेनफुल रहे हों और खुशी वाले भी रहे हों, ऐसे जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। देखिए, 2012-13 में एक्सीडेंट हुआ था ना। 2013 में श्रीमती जी का इंदौर में एक्सीडेंट हो गया था और उनकी रीढ़ की हड्डी उस एक्सीडेंट में टूट चुकी थी। ये मतलब कमर से नीचे का सारा हिस्सा उनका अचेत, मतलब बिल्कुल क्या कहना चाहिए, पंगु हो गया था, पैरालाइज हो गया था, मतलब बिल्कुल कुछ भी मतलब एहसास भी नहीं होता था। 2.5 वर्षों तक उनकी हमारे बच्चों के साथ में, हमारे बेटियों ने, पोतों ने, नातियों ने, बहुओं ने और सब ने बहुत सेवा की। और जब ऐसा लगा कि उनकी इस दयनीय अवस्था के लिए वे खुद को, अपने जीवन को कोस रही हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना भी की कि आप इन्हें जल्दी इन्हें मुक्ति दे दीजिए, कि हम कम से कम इनकी यातनाओं से अपने आप में 1 अप्रैल 2016 को उनका देहावसान हो गया। कमी तो जीवन साथी की स्वाभाविक है, सबको खलती है। आने वाला है 1 अप्रैल, अभी कुछ ही दिनों में। हाँ, ये इन्हें 10 वर्ष उनके स्वर्गवास को पूर्ण हो जाएंगे। 10 वर्ष 2016 में या 17 में? 16 में, 1 अप्रैल 2016 में उनका स्वर्गवास हुआ। सर, पूछना तो नहीं चाहिए, बट उनके स्वर्गवास के बाद, उनके चले जाने के बाद आपने खुद को कैसे संभाला? खुद को वापस आप कैसे पटरी पर लाए कि उनके बिना आगे बढ़ना होगा, आपने परिवार का ध्यान रखना होगा? तब सर कितने उम्र के थे? नहीं, अभी 10 साल पहले 40 वर्ष के लगभग थे। देखिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, ये प्रश्न केवल आप नहीं, मेरे मित्रों ने और मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे संबंधियों ने, सभी ने किए हैं। लेकिन मैं माँ की कृपा का मतलब जितना आभार माने उतना कम है, क्योंकि उनके देहावसान के बाद मैंने अपने सार्वजनिक जीवन पर विराम लगा लिया, मित्रता को तिलांजलि दे दी और सिर्फ सृजन में रत रहा। और यदा कदा कभी मैं मित्रों से कहता भी हूँ और सोचता हूँ कि यदि माँ सरस्वती का आशीर्वाद मेरे मस्तक पर नहीं होता, तो या तो पुनः मैं सामाजिक जीवन में सक्रिय होता, राजनीतिक जीवन अपनाता, या व्यर्थ की बातें इन होटलों पर, चौराहों पर करके लोगों की निंदा का पात्र बनता। तो कम से कम माँ ने मेरे मस्तक पर आशीर्वाद का हाथ रख के इस व्यथा से मुझे मुक्त कर। सर, आपके बड़े भाई भी ये गुड़गांव में रहते हैं? नहीं, वे इंदौर में हैं, बड़े साहित्यकार हैं। कभी आते हैं मिलने आपसे? नहीं, बातचीत फोन पर भी? इससे क्या बड़ा दुर्भाग्य होगा, छोटे के लिए भी और बड़े के लिए भी। किसी छोटे को कोई बड़ा सम्मान प्राप्त होता है तो बड़े को बड़ा प्रफुल्लित होना चाहिए और ऐसा महसूस करना चाहिए कि ये गर्व महसूस करना चाहिए। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि किस ईर्ष्या के कारण, क्या वे साहित्यकार, मुझसे बड़े साहित्यकार होकर भी उन्हें पुरस्कार नहीं मिला, ये ईर्ष्या उनके मन में है। तो उन्होंने आज तक मुझे फोन तक बधाई का नहीं किया और उनसे संवादहीनता बनी। सर, आपको जिंदगी की असली समझ कब आई थी कि यही लाइफ है? अभी जैसे हम छोटे हैं तो हमें इतनी समझ नहीं है, माता पिता टोकते हैं तो कहना तो नहीं चाहिए, बट हम सामने से कुछ बोल देते हैं। बट जब नवीन जोशीला सर बड़े हुए, आपको ज़िंदगी की समझ आई होगी कि अब जिम्मेदारियाँ आ गई है कंधों पे, उठाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड फिर श्रीमती जी के स्वर्गवास के बाद एक समस्या आ गई होगी आपको कि अब लाइफ में खुद पे डिपेंडेंट रहना है, परिवार को संभालना है। वो कैसे समझ आई आपको? ये सारा उत्तरदायित्व तो कहना नहीं चाहिए, मतलब यही समझने की बात है, प्रेरणादायी बात है कि हमारे पुत्र ने
सारा उत्तरदायित्व अपने स्कंधों पर स्थापित किया और यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई तक को तिलांजलि देकर भवन निर्माण का कार्य इंदौर में रहकर सीखा और सारा दायित्व उन्होंने अपने कंधों पर उठाकर इस परिवार को आज तक कोई अभाव महसूस नहीं हुआ। सर, आप बालाजी टॉकीज के भी ओनर रह चुके हैं, उसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत बात करनी है। नहीं, हमारा एक सपना था जब इस कॉलोनी को हमने डेवलप किया था, तब हमारा एक सपना था कि पीछे की साइड में एक टॉकीज स्थापित किया जाए, क्योंकि उस जमाने में एक शिव शंकर टॉकीज गांव में था केवल, लेकिन ऐसा सपना था कि अपनी कॉलोनी में एक टॉकीज हो तो आसपास के सब ग्रामीण लोगों को एक मनोरंजन का साधन मिल सके। वो सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने उस प्लानिंग में टॉकीज के स्थान को अमान्य कर दिया मंदिर पास में होने के कारण। उस पीड़ा को देखिए, इसी से कल्पना कीजिए, उस पीड़ा को वर्षों बाद मेरे पुत्र ने महसूस करके और दिनेश गुप्ता को साथ में लेकर दोनों ने पार्टनरशिप में गुड़गांव में ये बालाजी टॉकीज निर्माण किया। सर, हमने देखा होगा जैसे जो कलाकृत रहते हैं, कोई डांस में निपुण होता है, कोई संगीत में निपुण होता है, कब से हो रहा है? ये तो घंटों पर ले लियो ना, हिंदी में बोला ले रहा है। सर, निमाड़ी में मुझे इतनी आदत नहीं है बोलने की। सर, आपको अच्छा लग रहा है ना? ठीक ठाक, ऐसा कोई कि कहीं गलती हुई हो बता दीजिएगा हमें, ठीक है? ठीक है, वैसे भी एडिटिंग में उसका एडिट हो जाएगा। ठीक है सर, मैं कहाँ था बुला दिया मुझे ना। कहाँ थे? टॉकीज तक आए थे आप? हाँ, टॉकीज के बाद छोड़िए सर, उस बात को आगे इन्होंने मुझे बुला दिया, अच्छा फ्लो में था मैं। बट सर, और भी कुछ बताइए आपके जीवन के बारे में। नहीं, जुझारू और बड़े मस्त मौला टाइप के व्यक्ति रहे हम। हमने कभी संग्रह वृत्ति को प्राथमिकता नहीं दी। यदि एक टाइम का भी घर पे भोजन है तो बड़े निश्चिंत रहते थे कि कल की व्यवस्था वो ईश्वर करेगा, और बिल्कुल फक्कड़ रहे। ईश्वर ने समय समय पर सब व्यवस्थाएं की और अच्छा खासा परिवार। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे, चार बच्चे हमारे, एक बेटा और 3 बेटियां, और चारों इतने संस्कारित और जुझारू प्रवृत्ति को लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। उनकी अपनी एक छवि है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और ईश्वर ऐसी सबको संतानें दे जो कम से कम प्रतिभाओं को अवसर दे सके। आपकी पुत्री भी है? 3 पुत्रियां हैं हमारी। उनका आपके जीवन में क्या रोल रहा है कि पिताजी आपको कैसे उन्होंने ट्रीट किया है? कभी आपकी माता, आपकी श्रीमती जी के चले जाने के बाद उन्होंने आपको किस तरह संभाला, क्योंकि फिर बेटियां ही रह गई होगी स्त्री के रूप में आपके जीवन में? नहीं, मतलब हमारी बच्चियां बड़ी, यानी चारों बच्चे बड़े अनुशासित रहे। और ये कहना चाहिए कि 2012 में जब श्रीमती जी का एक्सीडेंट हुआ था, तब से ईश्वरीय प्रेरणा से हमारे स्वभाव में परिवर्तन, बहुत उग्र स्वभाव था और बच्चे बिल्कुल सामने आने में भी घबराते थे, ऐसा स्वभाव था हमारा। और उनके एक्सीडेंट के बाद में न जाने ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि अपने स्वभाव में आमूलचूल परिवर्तन करके और बच्चों को अपने हृदय से लगाया, अपने गले से लगाया। कभी माता की कमी में? हाँ, यदि कमी हो भी तो उसका विकल्प क्या है? कुछ नहीं किया जा सकता है। हाँ। सर, आपने अभी पद्मश्री जीत लिया है, उसके बाद और कोई क्या आपका कुछ अभिलाषा की और जीतना है इसके बाद? नहीं, अभी तो माँ निमाड़ी को समर्पित होकर काम करेंगे, हिंदी में भी काम करेंगे। अभी हमारे पास एक सुझाव आया है और उस दिशा में हमने प्रयास शुरू कर दिया है। हमारे निमाड़ में नागलवाड़ी वाले एक बहुत बड़े भिलट बाबा हैं जो पूरे प्रदेश और देश में उनकी एक देवता के रूप में पहचान है। उन पर केंद्रित प्रामाणिक उपन्यास लिखने का सुझाव कई लोगों का आया है। उस दिशा में अब
हम पहल शुरू करेंगे। सर उपन्यास में भी पढ़ता हूँ, हम्म। बट मैं मोस्टली इंग्लिश में पढ़ता हूँ। बट मैंने हिंदी का एक पढ़ा है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे अभी इसका, क्या नाम था उसका सर, आप मुझे याद दिलाइएगा। आपका पढ़ा हम कैसे याद दिलाएंगे? नहीं सर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रमुख किताब, किनका? वो कवि का नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत अच्छी थी। बाकी मैंने लिफाफा पढ़ी है, कसब पढ़ी है, उसने कहा था पढ़ी है, मंटो की कहानी आपने सुना होगा, वो नाम पढ़ी है मैंने, गुनाहों का देवता मैंने ये पढ़ी, मुझे वो बड़ी प्रेरित कर, शायद गुरुदत्त जी का था वो। अच्छा, लेकिन आपने इतना पढ़ा है, तभी हमारा साहित्य भी पढ़कर देखो। सर आपका साहित्य कभी हाथ ही नहीं लगा मुझे आपके ये जो आपको जब ये पद्मश्री मिला उसके बाद पता चला कि हमारे गुड़गांव के रहने वाले हैं ये, तब मैं उस टाइम पे इंदौर में था, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, तो तब ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे कुछ स्टार्ट करना है। बट जब सोचा था तो हमने आपको पहले ही आपको हमारी लिस्ट में ऐड कर लिया था कि इन तक भी पहुंचना है और इनका इंटरव्यू भी लेना है। सर मैं किताबें पढ़ता हूँ, उन किताबों से मुझे बहुत कुछ, इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो इंग्लिश सीखने को मिलती है, दूसरों के जीवन के बारे में सीखने को मिलता है। तो अब लोगों को बताइए किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? आवश्यक। देखिए, किताब पुस्तक पढ़ने से ही व्यक्ति में एक क्या कहना चाहिए, एक ऊर्जा आती है और चिंतन का एक दायरा निर्धारित होता है पढ़ने से। सुनने और देखने से उतना व्यक्ति हासिल नहीं कर पाता है जितना पढ़ने से उनके हृदय पर उन पंक्तियों का, उन शब्दों का, उन भावों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए पढ़ना, मैं पढ़ पढ़ के ही सृजन करना शुरू किया। मैंने अपने जमाने में स्टूडेंट लाइफ में बहुत उपन्यास पढ़े और वह शैली मुझे पसंद आई कुछ लेखकों की, उस शैली के अनुकूल मैंने लिखना शुरू किया। तो मेरे साहित्य को आज देश प्यार कर दिया है, स्वीकार कर दिया है, यह मेरी बड़ी उपलब्धि है। इसलिए पढ़ने से विमुख कभी नहीं होना चाहिए और सबसे पहली आवश्यकता है हमारी मातृभाषा को कभी उपेक्षित नहीं करना चाहिए। आप प्रयास कीजिए कि हिंदी तो राष्ट्रभाषा है ही, लेकिन इंग्लिश के बजाय आप निमाड़ी को पढ़ना शुरू करें और निमाड़ी में अपनी बात लोगों के बीच में कहना शुरू करेंगे तो लोगों में एक स्वाभिमान जागृत होगा, अपनी भाषा के प्रति एक समर्पण भाव आएगा और इस भाव को लाने के लिए आप अपनी मातृभाषा का अपने आप को ऋणी अनुभव में महसूस कीजिए। मुझे जो जीवन मिला है ये मातृभाषा का एक कर्ज है, निमाड़ी का कर्ज है, इसलिए निमाड़ी को आत्मसात कीजिए। निमाड़ी का भविष्य बहुत उज्जवल है और जिस दिन राजभाषा बन गई उसके बाद में तो बहुत बहुत साहित्य और बड़ा दुर्लभ साहित्य आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए।